नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों पर नजर डालेंगे। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की टॉप हेडलाइंस के साथ। संसद के दोनों सदनों में आज अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध। लोकसभा में 2 विधेयक किए जाएंगे पेश। वहीं राज्यसभा में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 पर होगी चर्चा। संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान भारत के दौरे पर। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के साथ ही भारत यूएई रणनीतिक वार्ता में लेंगे हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट में आज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर होगी सुनवाई। सीजेआई की अगुवाई वाली 3 जजों की विशेष पीठ करेगी सुनवाई। 1991 के अधिनियम की वैधता को दी गई है चुनौती। पहाड़ों में हिमपात के बाद राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का ले रहे हैं सहारा। और खेल की खबरों में विश्व शतरंज चैंपियनशिप का 14वां और फाइनल राउंड आज। भारत के डी गुकेश और चीन के डिंग लिरेन होंगे आमने सामने। गुकेश के पास सबसे युवा चैंपियन बनने का मौका। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा में आज 2 विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए पेश किए जाएंगे। लोकसभा में आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पर शुरू हुई चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। इस विधेयक के माध्यम से आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन किए जाएंगे। इस विधेयक के माध्यम से आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यरत प्राधिकरणों और समितियों की भूमिका में अधिक स्पष्टता लाई जाएगी। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आपदा डेटाबेस बनाने की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के गठन का प्रावधान करना है। इसके साथ ही लोकसभा में गोवा राज्य सभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक 2024 पर चर्चा होगी। यह विधेयक गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है। राज्यसभा की बात कर लेते हैं। उच्च सदन में आज बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 को उच्च सदन में 9 दिसंबर को चर्चा के लिए लाया गया था। इस विधेयक के माध्यम से बैंकिंग से जुड़े कई पुराने अधिनियमों में संशोधन किए जाने हैं। विधेयक को लोकसभा में 3 दिसंबर को पारित किया गया था। राज्यसभा में विभिन्न स्थायी समितियों से संबंधित प्रतिवेदन और विवरण भी पेश किए जाएंगे। इसके साथ ही दोनों सदनों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण साल 2024-25 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों का विवरण पेश करेंगी। प्रश्नकाल के दौरान अलग अलग मंत्रालयों से कई अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट में आज उपासना स्थल अधिनियम 1991 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। एक याचिका में इस कानून को धारा 2, 3 और 4 को रद्द किए जाने का अनुरोध किया गया है। याचिका में दिए गए तर्कों में से एक तर्क यह है कि प्रावधान किसी व्यक्ति या धार्मिक समूह के पूजा स्थल पर पुनः दावा करने के न्यायिक समाधान के अधिकार को छीन लेता है। इस मामले की सुनवाई विभिन्न अदालतों में दायर कई मुकदमों की पृष्ठभूमि में होगी, जिनमें वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद और संभल में शाही जामा मस्जिद से संबंधित मुकदमे शामिल हैं। इन सभी में दावा किया गया है कि इन स्थलों का निर्माण प्राचीन मंदिरों को नष्ट करने के बाद किया गया था और हिंदुओं को वहां पूजा करने की अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया गया है। देश की सुरक्षा के लिए खतरा बने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस साल अक्टूबर तक 9,845 यूआरएल को ब्लॉक करने का निर्देश जारी किया है। इन पर देश में कट्टरपंथी सामग्री प्रचारित करने का आरोप है। संसद में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि एनआईए ने 640 मामले दर्ज किए हैं, जिनमें से 147 मामलों में 95.23% की सजा दर के साथ फैसला सुनाया गया है। वर्तमान में राज्य पुलिस के अलावा एनआईए ऑनलाइन कट्टरपंथ से संबंधित 67 मामलों की जांच कर रही है। इन मामलों में अब तक 325 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
336 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है और 63 आरोपियों को दोषी ठहराया गया है। कट्टरपंथी तत्वों द्वारा अन्य समान विचारधारा वाले तत्वों से जुड़ने के लिए एंड टू एंड इंक्रिप्शन के साथ व्हाट्सएप के अलावा सिग्नल, टेलीग्राम, वाइबर और डार्क वेब जैसे अधिक सुरक्षित मैसेजिंग एप्लीकेशन का उपयोग करना ऑनलाइन कट्टरपंथी व्यक्तियों से निपटने के उनके प्रयासों में सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हुआ है। अब बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा इस समय जोरों पर है। इस चर्चा को उस वक्त और वजन मिल गया जब कल रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मिले। सरकार में अब तक फडणवीस, शिंदे और अजीत पवार ने ही शपथ ली है। हाल ही में हुए चुनाव में महायुति गठबंधन की ओर से बीजेपी के 132, शिंदे की शिवसेना के 57 और अजीत पवार की एनसीपी के 41 विधायकों ने जीत हासिल की है। अब बड़ा विषय यह है कि किस दल को कौन सा विभाग दिया जाए। वही बात अगर दिल्ली की हो तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी कोई गठबंधन नहीं करने वाली है। कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर लगाई जा रही अटकलों को खुद आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सिरे से नकार दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की अटकलों को अरविंद केजरीवाल ने खारिज कर दिया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने साफ किया है कि दिल्ली विधानसभा चुनावों के अंदर आम आदमी पार्टी अपने दम पर लड़ेगी। आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, ये बात पार्टी की ओर से साफ कर दी गई है। दरअसल सूत्रों के अनुसार ये जानकारी आ रही थी कि दिल्ली चुनाव में गठबंधन को लेकर कांग्रेस और आप के बीच सहमति अंतिम चरण में है। ये भी कहा जा रहा था कि कांग्रेस के लिए 15 सीट, अन्य इंडी गठबंधन के दलों के लिए 1 से 2 और बाकी सीट पर आप चुनाव लड़ेगी। लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस के साथ दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन की खबरों को निराधार बताया। मैं ये बात स्पष्ट कर देता हूं कि आने वाला दिल्ली चुनाव आम आदमी पार्टी अपने संगठन की ताकत और अपने राजनीतिक बलबूते पे लड़ेगी। किसी प्रकार का कोई गठबंधन का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जो खबरें हैं कि क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो सकता है, होने जा रहा है, अन्य प्रकार की खबरें, ये पूरी तरीके से निराधार हैं। आम आदमी पार्टी पिछले 3 दिल्ली चुनाव लगातार अपने बलबूते लड़ती आई है, जीतती आई है, सरकार बनाती आई है और सरकार चलाती आई है अपने बलबूते। आप नेताओं का कहना है कि आम आदमी पार्टी पिछले 3 चुनाव लगातार अपने बलबूते पर लड़ती आई है, जीतती आई है, सरकार बनाती आई है और सरकार चलाती आई है। चौथी बार भी 2025 में जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होंगे तो अकेले चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ किसी भी तरह का गठबंधन करने से इनकार किया है, लेकिन ज्यादातर वो अपने वादों से मुकर जाया करते हैं, ऐसा विपक्ष का कहना है। कैमरामैन राजकुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान भारत दौरे पर है। बुधवार को नई दिल्ली वे पहुंच चुके हैं। शेख अब्दुल्ला दोनों देशों के बीच रणनीतिक वार्ता और संयुक्त आयोग की बैठक में हिस्सा लेंगे। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और यूएई के नेता भारत यूएई रणनीतिक वार्ता बैठक में द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों की समीक्षा करेंगे। बता दें कि दोनों देशों ने वाणिज्य, व्यापार और निवेश के क्षेत्र में मजबूत साझेदारी स्थापित की है। सुरक्षा बलों ने जम्मू के रियासी जिले के माहौर में हथियारों और गोला बारूद के जखीरे का पता लगाया है। ये एक आतंकवादी ठिकाना है जहां से एक AK असॉल्ट राइफल, 400 से अधिक राउंड वाली इसकी 3 मैगजीन, 2 पिस्तौल, 14 राउंड वाली 2 मैगजीन और 4 हथगोले शामिल हैं। सुरक्षा बलों की ओर से अब ये पता लगाया जा रहा है कि ये हथियार और गोला बारूद कहां से आए और इसके पीछे का मकसद क्या है। आप खबर महाकुंभ 2025 से जुड़ी हुई। सनातन धर्म में बेहद खास और अहम माने जाने वाला कुंभ का पर्व जल्द ही शुरू होने वाला है। महाकुंभ की तैयारियां कई महीनों से चल रही हैं।
महाकुंभ मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरे क्षेत्र को जीरो ड्रोन एरिया घोषित कर दिया गया है। एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किए जाने की तैयारी भी की जा रही है। योगी सरकार ने तय किया है कि जो कुंभ है वो यहाँ से एक यादगार लम्हे लेकर जाए, उसको उत्तर प्रदेश की और कुंभ की जो यादें हो पूरे जीवन रहे। इसलिए जो कुंभ में आने वाले श्रद्धालु उनको एक कार्ड दिया जा रहा है, जो अगर कोई खो जाएगा तो AI के माध्यम से उसको चिन्हित कर लिया जाएगा। वो जहाँ भी रहेगा थोड़ी देर में उसको पुलिस लेकर उनके गंतव्य तक छोड़ देगी। संगम की धरती पर 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है। महाकुंभ दिव्य और भव्य के साथ सुरक्षित भी हो, इसके लिए योगी सरकार की ओर से कई जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। पहली बार महाकुंभ में आसमान से कोई सुरक्षा को सेंध न लगा सके, इसके लिए एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किए जाने की तैयारी है। यानी महाकुंभ मेले में जल, थल और आकाश से कहीं से भी सुरक्षा में कोई चूक नहीं होगी। माननीय न्यायालय की गाइडलाइंस के अनुसार फोटोग्राफी पर प्रतिबंध है। साथ ही साथ ड्रोन्स कभी कभी अच्छा काम करने के साथ साथ नुकसान भी कर सकते हैं। कोई ऐसे शरारती तत्व हैं उनका दुरुपयोग कर सकते हैं। इस सब को देखते हुए महाकुंभ 2025 में एंटी ड्रोन सिस्टम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हम लोग महाकुंभ 2025 के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम लगाएंगे। कुंभ मेला को देखते हुए डबल लाइन के पुल का शुभारंभ किया जा रहा है। इसका शुभारंभ 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए किया जाएगा। इस रेलवे पुल में डबल लाइन बिछाई गई है। अभी तक डबल लाइन का कोई भी पुल गंगा पर नहीं था। इस पुल के बनने से प्रयागराज से वाराणसी का रेल मार्ग आसान हो जाएगा। माननीय चीफ कमिश्नर रेलवे सेफ्टी का निरीक्षण होना है। उनके निरीक्षण के उपरांत पूरी उम्मीद है कि यातायात नए ब्रिज से चालू हो जाएगा। एक आकलन के मुताबिक महाकुंभ मेला निर्विवाद रूप से हजारों वर्षों से आयोजित होने वाला पृथ्वी का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। अगले वर्ष लगने वाला महाकुंभ 45 दिनों का होगा। इन 45 दिनों में 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। पूरा प्रशासन लगा हुआ है कि कुंभ बेहतर हो। कुंभ को जिले का दर्जा दिया गया है। जिले का दर्जा देने का मतलब होता है कि जो सारी योजनाएं हैं, जो सारी सुविधाएं हैं वो कुंभ को मिलेंगी। तो आने वाले दौर में जो लोग कुंभ जाना चाहते हैं उनका रेलवे, एयर कनेक्टिविटी और रोड कनेक्टिविटी के माध्यम से जो भी जाना चाहते हैं उनका कुंभ स्वागत करेगा। और वो भी धर्म का, और वहाँ जिस स्थान पर जा रहे हैं वहाँ धर्म का, सनातन धर्म का और जो आस्था है उस सब को देखने के बाद लगेगा उत्तर प्रदेश और कुंभ में आना उनका सार्थक सिद्ध हुआ है। कैमरामैन के साथ मैं रामेन सिंह, DD न्यूज, लखनऊ। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। भारतीय समुद्री विरासत सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ। 2 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम की शुरुआत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के संबोधन के साथ हुई। उपराष्ट्रपति ने भावी पीढ़ियों के लिए भारत की समुद्री विरासत को संरक्षित करने के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में समुद्री क्षेत्र की अहम भूमिका होगी। पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने पहले भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 का आयोजन किया। इस सम्मेलन में दुनिया भर के प्रमुख वक्ताओं, समुद्री विशेषज्ञों और विचारकों ने भारत की समुद्री परंपराओं पर चर्चा करने के साथ साथ उसका उत्सव मनाया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में इस तरह की पहल से बहुत लाभ होगा। This gathering therefore is indicative that the initiative first of its kind in this domain will go a long way. For last decade, we have seen many firsts in this country. This is one amongst many firsts in this country where initiatives have been taken in varied fields. This one in maritime heritage. केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में पहले भारत समुद्री विरासत सम्मेलन का आधिकारिक तौर पर शुभारंभ किया, जिसका आयोजन 12 दिसंबर तक हो रहा है। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री ने सम्मेलन की सराहना की और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण आयोजन बताया। In the last 10 years, whatever success stories are being created, it is only happening only because of our able leadership of our honorable Prime Ministers. And today, it is his direction and also his vision which is
helping us all the time to put our best possible effort to the growth of maritime trade, maritime industry and maritime voices. इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया भी मौजूद रहे। भारत के समुद्री क्षेत्र की प्रशंसा करते हुए उन्होंने भारत की समुद्री विरासत के महत्व पर जोर दिया और बताया कि ये देश के इतिहास का अभिन्न अंग रहा है। लगभग 11 देशों के प्रतिनिधि इस 2 दिवसीय सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। उन्होंने भारत की समृद्ध समुद्री विरासत से जुड़ने पर प्रसन्नता जाहिर की और इसकी सराहना भी की। दुनिया भर के विशेषज्ञों, इतिहासकारों और उत्साही लोगों की उपस्थिति में ये सम्मेलन न केवल भारत के इतिहास बल्कि उसके भविष्य को आकार देने में समुद्र की भूमिका पर विचार करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और आइए अब बात करते हैं मौसम की। राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का दौर जारी हो चुका है। वहीं मौसम विभाग ने देश के उत्तर पश्चिम और इससे सटे मध्य भाग में अगले 3 दिनों तक शीतलहर चलने की चेतावनी दी है। दिल्ली में ठंड बढ़ने की वजह से लोगों को आश्रय घरों का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में लोग जगह जगह अलाव जलाकर शीतलहर से बचने की कोशिश करते हुए दिखे। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लोग ठंड से बचने के लिए रैन बसेरे में शरण ले रहे हैं। बता दें कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से तापमान में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं कश्मीर के गुलमर्ग, राजदान पास, सोनमर्ग, जोजिला सहित कई पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हुई है, जिससे शीतलहर और तेज हो गई है। बिहार के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार से उन्हें एक बड़ा तोहफा मिला है। बिहार के मंत्री धवन कुमार ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने उन्हें 5.5 लाख अतिरिक्त आवास देने का आश्वासन दिया। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस दौरान श्रवण कुमार ने राज्य में चल रही योजनाओं से संबंधित कई तथ्यों को रखते हुए काम में आ रही परेशानियों को दूर करने की मांग की। उन्होंने अतिरिक्त पीएम आवास आवंटित करने का अनुरोध भी किया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने 5,46,190 अतिरिक्त आवास स्वीकृत कर दिया है। 5,46,190 लोगों के लिए आवास का लक्ष्य भारत सरकार ने विशेष तौर पर निर्धारित किया है। बिहार को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2.43 लाख आवास देने का लक्ष्य दिया गया है। केंद्र सरकार की ओर से मिले लक्ष्य के आधार पर योग्य लाभुकों को आवास का लाभ दिया जा रहा है। योजना की वर्तमान प्रतीक्षा सूची में राज्य में 11.1 लाख परिवारों का नाम शामिल है। इन्हें घर दिलाने के लिए राज्य सरकार कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार के नए अतिरिक्त आवासों की स्वीकृति के बाद भी करीब 5.5 लाख लोग वेटिंग में होंगे। हालांकि मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि वेटिंग लिस्ट में शामिल लाभुकों को जल्द ही आवास का लाभ दिए जाने पर केंद्रीय मंत्री के सामने प्रस्ताव रखा गया है। जल्द ही बिहार में वेटिंग लिस्ट शून्य होगी। बिहार को साल 2015 से 2024 तक केंद्र से 37 लाख प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लक्ष्य मिला था। इसमें 36,60,000 घर लोगों को दिए जा चुके हैं। इस साल प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत राज्य के 2,43,845 जबकि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 3,28,130 घर देने का लक्ष्य है। पहले मिट्टी का घर था, बहुत दिक्कत से रहते, बारिश के मौसम में चूता था, बहुत प्रॉब्लम था। फिर बाद में प्रधानमंत्री ने हमें इंदिरा आवास दिया, सुरक्षित हुए, शौचालय मिला, फैसिलिटी मिला। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में लाभुक को घर बनाने के लिए केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40% की राशि देती है। राज्य के 11 नक्सल प्रभावित जिलों में योजना के तहत हर परिवार को 1,25,000 की राशि दी जाती है, जबकि सामान्य जिलों में ये राशि 1,20,000 निर्धारित है। ये राशि 3 किस्तों में दी जाती है। ग्रामीण इलाकों के साथ शहरी इलाकों में भी लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए सरकार की कोशिशें जारी हैं। बिहार में 3.5 लाख लोगों को इस साल शहरी क्षेत्र में आवास उपलब्ध कराना है। वेटिंग लिस्ट को देखते हुए समझा जा रहा है कि इसके आवंटन को भी बढ़ाया जा सकता है। डीडी न्यूज़ के लिए पटना से मधुरेश नारायण। भारत में 2017 से 2023 के बीच मलेरिया के मामले और मौतों में 69% की कमी आई है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन की बुधवार को जारी नवीनतम विश्व मलेरिया रिपोर्ट के अनुसार भारत ने मलेरिया के मामलों और मृत्यु दर को कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में मलेरिया मरीजों की संख्या 2017 में करीब 64 लाख थी, जो 2023 में घटकर 20 लाख रह गई है, जो 69% की गिरावट है। इसी अवधि में मलेरिया से होने वाले मौतों की अनुमानित संख्या भी 11,100 से घटकर 3,500 पर आ गई है, जो 68% की कमी को दिखाती है। भारत 2024 में आधिकारिक तौर पर हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट HPHI समूह से बाहर हो गया है। HPHI एक लक्षित मलेरिया रिस्पॉन्स है, जिसका उपयोग मलेरिया उन्मूलन की गति को तेज करने के लिए किया जाता है। भारत जुलाई 2019 से HPHI पहल में शामिल हुआ था। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार में अत्यंत संवेदनशील है। स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण और विस्तार के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार ने मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के बड़ा बाजार चिरमिरी में 100 बेड वाले सर्व सुविधा युक्त जिला चिकित्सालय का शुभारंभ कर दिया है। जिला अस्पताल चिरमिरी को अत्याधुनिक उपकरणों और सुविधाओं से लैस किया गया है। इस अस्पताल में 8 चिकित्सा विशेषज्ञ नियुक्त हैं तथा 80 प्रकार के लैब टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। अस्पताल में 7 OPD सहित 4 ऑपरेशन थिएटर बनाए गए हैं, जिनमें एक ऑपरेशन थिएटर अभी चालू है। इसे मॉड्यूल ऑपरेशन थिएटर के रूप में परिवर्तित करने का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा गया है। इसके साथ ही अस्पताल में 8 बिस्तर वाले ICU की सुविधा भी है। इस अस्पताल के बनने से जरूरतमंद लोगों को उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बुनियादी ढांचा मजबूत हो, इस पर राज्य सरकार का विशेष फोकस है। राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना शासन की प्राथमिकता में है, ताकि लोगों को आसानी से अच्छी इलाज की सुविधा मिल सके। पूरे प्रदेश का स्वास्थ्य ठीक करने का काम वो कर रहे हैं और आज इसी का परिणाम है कि आपके यहाँ का ये जिला अस्पताल भी बनके तैयार हुआ है, जहां पर हर तरह की सुविधा होगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि अस्पताल खुलने के बाद यहां लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिल सकेगा। अब उन्हें अपने इलाज के लिए दूर दराज इलाकों में नहीं जाना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बुनियादी ढांचा मजबूत हो, इस पर राज्य सरकार विशेष फोकस कर रहा है। राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना शासन की पहली प्राथमिकता है, ताकि लोगों को आसानी से अच्छा इलाज सुविधा मिल सके। सोमेश पटेल, DD न्यूज, छत्तीसगढ़। वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि दर वित्त वर्ष 2025-26 में 7% रहने का अनुमान है। यह जानकारी बुधवार को जारी हुई एक्सिस बैंक की रिसर्च रिपोर्ट में दी गई है। वैश्विक क्रेडिट रेटिंग्स एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 27 में GDP वृद्धि दर बढ़कर 7% रहने का अनुमान है। इसके अलावा कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष के साथ ही आने वाले वर्षों में भी भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि चक्र में बदलाव से भारत की विकास दर एक बार फिर से बढ़ जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार हमारे नजरिए से भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में ग्रोथ में आई कमी चक्रीय है। इसकी वजह से मौद्रिक नीति में सख्ती और व्यापक स्थिरता पर ध्यान होने से क्रेडिट ग्रोथ को नुकसान होना है। और अब खेल से जुड़ी खबरें। भारत में खेलों का रोमांचक सीजन शुरू होने के लिए तैयार है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2025 के खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेजबानी करेंगे, तो ओलंपिक प्रतिभाओं को तलाशने का मंच भी होगा। वहीं फिट इंडिया साइक्लोथॉन 17 दिसंबर से शुरू होगा, जो फिटनेस और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देगा। इसके साथ ही नेशनल स्पोर्ट्स रिपोजिटरी सिस्टम एथलीटों के पंजीकरण और पुरस्कार प्रक्रिया को सुगम बना रहा है। आपको छोड़ जाते हैं इस खास रिपोर्ट के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। खेलों के रोमांचक सीजन के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि भारत वैश्विक खेल महाशक्ति बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का खेलो इंडिया सीजन रोमांचक विंटर गेम्स के साथ शुरू होगा। लद्दाख में 23 से 27 जनवरी तक आइस गेम्स होंगे, जिसमें स्केटिंग, आइस हॉकी और अन्य खेल शामिल हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में
22 से 25 फरवरी तक स्नो गेम्स होंगे, जिसमें स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग जैसी प्रतिस्पर्धाएं होंगी। ये गेम्स 2026 के विंटर ओलंपिक्स में भारत के प्रतिनिधित्व करने वाले सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को खोजने में अहम भूमिका निभाएंगे। फिट इंडिया मूवमेंट का प्रमुख इवेंट फिट इंडिया साइक्लोथॉन वापस आ गया है। 17 दिसंबर को साइकिलिंग ट्यूसडेज के रूप में लॉन्च होने वाला ये आयोजन मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से शुरू होगा और कर्तव्य पथ से रायसीना हिल्स तक का सुंदर मार्ग कवर करेगा। साथ ही देश भर के 100 स्थानों पर 3 किलोमीटर की साइक्लोथॉन आयोजित होगी, जो सामुदायिक भावना, पर्यावरण जागरूकता और वायु गुणवत्ता सुधार की आवश्यकता पर जोर देगी। नेशनल स्पोर्ट्स रिपोजिटरी सिस्टम यानी कि NSRS भारत में खेलों का आधुनिकीकरण करने के लिए नेशनल स्पोर्ट्स रिपोजिटरी सिस्टम एथलीटों, कोचों और अकादमियों के लिए एक आसान प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। नई सुविधाओं में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पुरस्कार राशि का स्वचालित वितरण और राष्ट्रीय महासंघों और एंटी डोपिंग पोर्टल्स के साथ एकीकरण शामिल है। ये प्लेटफॉर्म पारदर्शिता, दक्षता और प्रत्येक एथलीट का विस्तृत रिकॉर्ड सुनिश्चित करता है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स, फिट इंडिया साइक्लोथॉन और NSRS जैसी पहलों के साथ भारत न केवल खेल संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि कल के चैंपियनों को तैयार कर रहा है। इस क्रांति का हिस्सा बने और जुड़े रहें। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, DD न्यूज।